Okay, so far we have discussed what all things are present in the balance sheet. One important part of current assets was marketable securities. One thing that has quite different treatment in terms of US GAAP and IFRS. मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मेजर कैसे करते हैं वो बताया गया है दोनों स्टैंडर्ड्स में अलग अलग, एंड बोथ ऑफ देम हैव different treatment in terms of reporting as well. Let's first understand what US GAAP says when it comes to marketable securities or financial assets. US GAAP बोलता है there are three measurement bases: historical cost, amortized cost और fair value. Historical cost is जिस वैल्यू पे खरीदा था उस वैल्यू पे ही वो हर साल दिखाया जाएगा, कुछ भी चेंजेस उस वैल्यू में नहीं आएगा, राइट? सो अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज, अगर कोई इक्विटी सिक्योरिटीज दैट यू हैव परचेज्ड विच इज अनलिस्टेड, अब वो लिस्ट नहीं हो रखा है, दैट विल बी शोन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने पे परचेज किया था वही चलता रहेगा. एंड लोन्स एंड नोट्स रिसीवेबल, ये भी उसी वैल्यू पे चलता रहेगा जितने वैल्यू पे आपने लोन दिया है किसी को या नोट्स रिसीवेबल दिया है किसी को. सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग इन फ्यूचर. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या होता है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बेसिकली मीन जितने पे आपने उस एसेट को खरीदा था प्लस अगर आपको कुछ उसको बाय करने के लिए कुछ खर्चे लगे हैं तो उसको भी कैपिटलाइज करो, एंड माइनस एनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑन दैट एसेट. हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज आर बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स which will be held till maturity, and हर साल उसका मैं इंटरेस्ट पोर्शन अपने P&L में लेके जाऊंगा. वॉट एवर आई हैव रिसीव्ड वो चला जाएगा P&L में, एंड ये जो सिक्योरिटी है एसेट साइड में कितना दिखता रहेगा, वॉट एवर इज द कॉस्ट माइनस एनी अमोर्टाइजेशन, राइट? सो दोज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, उसको हमको दिखाना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे. And the last one that US GAAP says is fair value. Fair value मतलब आज जो प्राइस है मार्केट में उतना ही आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है. सो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में डेट इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है, इक्विटी सिक्योरिटीज भी आ सकता है, जो भी आपने ट्रेड करने के लिए लिया है, राइट? ऑल दो सिक्योरिटीज में वेदर देयर इज रियलाइज्ड गेन or unrealized gain, both of them will be going to your income statement, right? So trading securities से अगर कुछ realized gain हुआ है, आपने बेच के कुछ खरीदा है या वैसे कुछ हुआ है तो भी वो P&L में जाएगा. But even if it is a trading securities and you have not yet sold it, उसका जितना भी unrealized profit and loss है वो भी income statement में जाएगा. Similar is the case with derivative instruments, right? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पे भी जो P&L जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है दैट विल गो टू योर इनकम स्टेटमेंट. बट अगर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज है, अवेलेबल फॉर सेल मतलब मैं इन द नियर टर्म बेचने वाला हूं, आई हैव द इंटेंट टू सेल, राइट? आई डू नॉट हैव द इंटेंट टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी. So available for sale securities are those debt instruments that I will be selling in the near future. So available for sale securities में अगर कुछ realized gain है, obviously अगर आपने बेच दिया है तब तो income statement में चला जाएगा. बट अगर आपने नहीं बेचा है तो like we discussed, it will be part of OCI, other comprehensive income. So unrealized portion of any gains and losses from available for sale securities will go to OCI. अगर realized हो गया तो एसेट भी खत्म हो जाएगा और वो जितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो इनकम स्टेटमेंट में आ ही जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट योर US GAAP says. IFRS gives a lot of flexibility. IFRS is a comparatively newer standard जो ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी देना चाहता है अपने यूजर्स को, राइट? सो IFRS not only wants the user to have very lucid information, it also provides a lot of flexibility on the part of company to present its information, right? वो दिखाने का तरीके में भी बहुत सारे flexibility देता है. IFRS classifies financial assets into three major categories according to how they will be treated in terms of realized and unrealized income. Let's understand what
एक वो बोलता है कि amortized कॉस्ट हो सकता है विच इज नथिंग बट हेल्ड टिल मेच्योरिटी सिक्योरिटीज ऑफ यूएस गैप, ठीक है, सिमिलर है एकदम, HTM जैसा ही मानो उसको, हेल्ड टू मेच्योरिटी वाला जैसा है वैसे ही amortized कॉस्ट है। सेकेंड इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सिमिलर ट्रीटमेंट एज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, जैसा ट्रीटमेंट मैंने वहां पे बताया था, अनरियलाइज्ड OCI में जाएगा, रियलाइज्ड इनकम स्टेटमेंट में आएगा, सिमिलर ट्रीटमेंट इज देयर। एंड नेक्स्ट अप इज फेयर वैल्यू थ्रू P&L which is quite similar to trading securities, right? realized हो चाहे unrealized हो, वो किधर जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस। So उनमें भी there are certain securities that they have classified which will be treated according to the 3 classification. Amortized cost में they have given 3 securities. First is held to maturity debt securities. यहाँ पे ऐसे debt securities on which the intent is to held to maturity. कंपनी का इंटेंट है कि वो सिक्योरिटीज को वो मेच्योरिटी तक होल्ड करने वाली है, वो सिक्योरिटीज को आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे दिखाओ। सेकेंड इज लोन्स एंड नोट्स रिसीवेबल, अगर आपने किसी को लोन दिया है या किसी को आपने कुछ डिपॉजिट्स दिए हैं विच यू विल बी गेटिंग इन द फ्यूचर, उनको भी आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे दिखाओ। एंड द लास्ट इज अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज, बट अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे तभी दिखा सकते हो ओनली इफ fair value cannot be determined reliably. If you can really determine the value, fair value reliably, आप उसको amortized cost पे मत दिखाओ, fair value पे ही दिखाओ। IFRS wants to push the company into showing of financial assets at fair value as much as possible. तो अगर equity securities unlisted हो, फिर भी अगर आप उसका वैल्यू, फेयर वैल्यू रिलायबली निकाल सकते हो तो आपको वही करना है, बट अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे दिखाएंगे। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, उसमें वो डेट सिक्योरिटीज जिस पे आपको इंटरेस्ट तो कलेक्ट करना है बट यू डू नॉट हैव द इंटेंट टू हेल्ड टिल मैच्योरिटी, आप उसको इन द नियर फ्यूचर बेचने वाले हो। सिमिलर इज द केस विद अवेलेबल फॉर सेल, आपको उस पे इंटरेस्ट तो कमाना है but you do not have the intent to hold it till maturity. You have the intent to sell it before maturity. So IFRS में intent बताया गया है डेट सिक्योरिटीज में, अगर आपका इंटेंट हेल्ड टू मेच्योरिटी है तो अमोर्टाइज करो, अगर आपका इंटेंट सेल करना है बिफोर मेच्योरिटी से तो OCI से लेके जाओ, अगर आपको ऐसा इंटेंट है कि आप एकदम नियर टर्म में बेचने वाले हो तो उसका इनकम स्टेटमेंट में लेके जाओ। So if you have the intent to collect interest but sell it before the maturity, OCI में जाएगा उसका unrealized part, ठीक है। Equity securities only if this is chosen at the time of purchase, अगर आपने equity securities है आपके बुक्स में which you have taken the right to show it at fair value but all the unrealized gains and losses will be going to OCI since you have chosen that ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज, अगर आपने एट द टाइम ऑफ परचेज चूज कर लिया है तो ही आप उसका ट्रीटमेंट OCI में लेके जाओगे, वरना इक्विटी सिक्योरिटी किधर चला जाएगा, उसका भी अनरियलाइज्ड गेन चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट पे। सही। सो लेट्स कम टू P&L थ्रू इन फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फर्स्ट अप इज डेट सिक्योरिटीज विद द इंटेंट टू सेल इन द नियर फ्यूचर, अगर तुरंत ही बेचने वाले हो, जस्ट लाइक ट्रेडिंग सिक्योरिटी अगर वो है तो उसका जितना भी अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस है दैट विल बी गोइंग टू योर इनकम स्टेटमेंट। इक्विटी सिक्योरिटीज बट ओनली इफ OCI इज नॉट चोजन एट द टाइम ऑफ परचेज, अगर आपने OCI ले लिया है एट द टाइम ऑफ परचेज तो अनरियलाइज्ड OCI में जाएगा, बट अगर आपने वो चूज नहीं किया है देन उसका अनरियलाइज्ड पोर्शन इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। थर्ड इज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स तो हमेशा ट्रेडिंग सिक्योरिटी जैसा ही माना जाता है, उसका तो जो भी अनरियलाइज्ड पोर्शन है दैट विल गो टू इनकम स्टेटमेंट। फोर्थ इज एनी सिक्योरिटीज नॉट अंडर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में नहीं है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल गो टू फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज एनी सिक्योरिटी फॉर विच दिस ट्रीटमेंट इज चूजन एट द टाइम ऑफ परचेज, अगर ऐसा कोई भी सिक्योरिटी है, मान लो कि
इक्विटी सिक्योरिटी है जिसमें आपने सोचा है कि नहीं मेरे को ओसीआई से नहीं जाना, मेरे को इनकम स्टेटमेंट से ही जाना है, देन ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग थ्रू इनकम स्टेटमेंट. This treatment is only for unrealized gains and losses, mind you. So unrealized किधर जाने वाला है, उसके लिए क्लासिफिकेशन है, उसके लिए ये मेजरमेंट बेसिस है. अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल चूज किया है एनी सिक्योरिटी के लिए, so the treatment will be going to income statement. So US GAAP and IFRS are quite similar and not that different. If you go through the measurement basis, held till maturity यहाँ पे amortize हो रहा है, अवेलेबल फॉर सेल सिमिलरली अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस ओसीआई में जा रहा है, रियलाइज्ड इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है. ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सार अनरियलाइज्ड हो चाहे रियलाइज्ड हो पीएनएल में जा रहा है. सो द ट्रीटमेंट इज क्वाइट सिमिलर. देयर आर टू स्टार्क डिफरेंसेस. फर्स्ट इज इक्विटी सिक्योरिटीज में आप इधर चूज कर सकते हो दैट अनरियलाइज्ड पोर्शन विल बी गोइंग टू ओसीआई. द सेकंड पार्ट that you can choose, this choice is unique to IFRS and hence this point is different. And similarly this point, any security for which this treatment is chosen, so ये भी choice जो दी गई है IFRS में, this is different from US GAAP. Everything else is quite similar between the two standards. I hope this is clear. That was about financial assets. Thank you.